अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो परदेस में रहने वाली एक नर्स पर बीते जाने वाली सच्ची और इबरतनाक दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उस बदनसीब परदेसी लड़की की कहानी उसी की ज़ुबानी। मैं डॉक्टर बनने के जो ख्वाब देखती थी वो अधूरे रह गए क्योंकि नंबर बहुत कम आए थे। मजबूरन मैंने नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले लिया ताकि मेरा डॉक्टरी का शौक पूरा हो सके। नर्सिंग की ट्रेनिंग का अरसा मुकम्मल हुआ। इसी असना जो कुछ तजर्बा मैंने नर्सिंग स्कूल में रहकर हासिल किया वो एक अलग दास्तान है। मैं उसका जिक्र तफसील से नहीं करूँगी। मुख्तसर यूँ समझ लें कि शरीफ लड़कियों को आवारा बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ चंद नाम निहाद स्कूलों का है, जिनमें से एक नर्सिंग स्कूल हमारा भी था, जहां उस मुकद्दस पेशे की आड़ में घिनौने खेल खेले जाते थे। ऐसे खेल के शैतान की रूह भी उन्हें देखकर शर्मा जाती होगी। बहरहाल आप यकीन करें कि मैं वहां से हस्पताल पहुंचने तक पाक दामन रही। हस्पताल से मिलने वाली तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा मैं अपनी माँ को लाकर देती थी। वो रकम मेरे घर के अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। अल्लाह जाने ये पैसा क्या चीज़ है कि एक अच्छे भले शरीफ घराने को भी बेगैरत बनने पर मजबूर कर देता है। मेरे माँ बाप मुझे इतने कम पैसे लाने पर कोसने देते। वो चाहते थे कि मैं भी उतने ही पैसे कमाऊं जितने मेरी साथी नर्सें कमाती हैं। मेरी माँ मुझे अक्सर इस तरह के ताने दिया करती थी, फलां की लड़की भी तो नर्स लगी थी ना, 2 महीने में ही घर का नक्शा बदल कर रख दिया। फलां नर्स के घर LCD और न जाने क्या क्या है। घर का ये आलम था तो अस्पताल का तो उससे भी बुरा। मेरी साथी नर्सें अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे तो अपने मेकअप पर खर्च कर दिया करती थीं। नए नए डिज़ाइनों के कपड़े, नए नए फैशन, कारों में आना जाना। मुझे बखूबी इल्म था कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन मैंने कभी उस बात से गर्ज ना रखी। मुझे तो सिर्फ अपने आप से और अपने काम से गर्ज थी। मैं दिन रात उसी कोशिश में रही कि किसी न किसी तरह BSc करके कोई और अच्छी नौकरी ढूंढ लूँ। मेरी साथी नर्सें मुझे चिढ़ाया करती थीं। उन्होंने मेरे अजीब अजीब नाम रख छोड़े थे। वो मेरे असल नाम खुशबख्त की बजाय मुझे बदबख्त कहती। वो मुझे पेंडू भी कहा करती थी, मगर मुझे उन बातों की परवाह न थी। मैं अपनी ड्यूटी इंतहाई ईमानदारी के साथ सरअंजाम देती और घर लौटाती। फिर मेरी ज़िंदगी के उफ़क़ पर बदनसीबी का एक ऐसा दिन तुलू हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उस रोज़ उर्दू के एक अखबार में गैर मुल्क के लिए नर्सों की भर्ती का इश्तिहार शाया हुआ जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से था। मेरे बाप की नज़र अखबार के उस इश्तिहार पर पड़ गई और वो अखबार घर ले आए। मैंने भी वो इश्तिहार पढ़ा। किसी प्राइवेट अस्पताल के लिए चंद नर्सों की ज़रूरत थी। इश्तिहार में बड़ी शानदार तनख्वाह और दीगर सहूलियात का लालच दिया गया था। मैंने उसमें कोई दिलचस्पी न ली और उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मैं यहाँ दरख्वास्त दूँ। मैंने लाख सर पीटा कि मैं जल्द ही BSc कर लूँगी, उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो तो एक ही रट लगाए हुए थे कि मैं बाहर जाऊँ और उनके लिए कीमती चीज़ें लाऊँ और तोहफे भेजूँ। वो कहते थे कि बाहर परदेस की कमाई ज़्यादा होती है और इस तरह हमारे घर के हालात बेहतरीन हो जाएंगे। मैंने बिला आखिर उनकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए। एजेंसी वालों ने नर्सें नौजवान और सेहतमंद मांगी थीं और दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त दहिंदा की ताज़ा तस्वीर भी ज़रूरी थी। मुझे उस वक्त उन बातों की ज़्यादा समझ नहीं थी। मेरे साथ मेरे अस्पताल की कई नर्सों ने भी दरख्वास्तें दीं। वो सब तो इंतज़ार करती रहीं, मगर मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। इंटरव्यू वाले दिन मेरी माँ ने मुझे ख़ास तौर पर अपनी निगरानी में ना सिर्फ तैयार कराया बल्कि मेकअप करने का भी हुक्म दिया। मैं जब बन सवर कर शीशे के सामने खड़ी हुई तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास हुआ। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा बनी सवरी मेरे साथ ही गई। जब हम उस दफ्तर में पहुंचे तो मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हम किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हों। इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 लड़कियों को बुलाया गया था। मेरे अलावा जो 2 थीं वो अकेली ही आई थीं और मामूली शक्ल सूरत की मालिक थीं। एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम सेक्रेटरी ने हमारी रहनुमाई एक एयर कंडीशन कमरे की तरफ की, जहाँ एक मेज़ पर 3 मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोन रखे थे। कमरों की सजावट पर लाखों रुपया खर्च किया गया था। हम दोनों माँ बेटी वहाँ पर बैठ गए। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद न था। थोड़ी ही देर में हमारे पीछे वाला दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई कीमती सूट में मलबूस स्मार्ट सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत कुछ इतनी पुरफरेब थी कि मैं और मेरी माँ दोनों उठकर खड़े हो गए। बैठिए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। आपकी तारीफ़?
जी, ये मेरी बेटी रोज़ी है, मेरी माँ ने बड़ी इंकसारी से कहा। क्या फरमाया? आपकी बेटी? माफ़ कीजिए, मैं तो आपको इनकी बड़ी बहन समझ रहा था। उस नौजवान ने औरत की दुखती रग पर हाथ रखा और एक ही फिक्रे में मेरी माँ को राम कर लिया। उसी अस्ना में एक बावर्दी मुलाजिम हमारे लिए चाय लेकर आ गया। मेरी माँ तो क्या, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके तिलिस्म में फंसती और उससे मरूब होती जा रही थी। चाय पीने के दौरान कम से कम 5-6 मरतबा मुख्तलिफ टेलीफोन की घंटियाँ बजीं और हर मरतबा वो नौजवान यही कहता था कि अभी उनके पास जगह नहीं है। ना जाने कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। अब हमने क्या ठेका ले रखा है हर एक को बाहर ले जाने का? उसने आखिरी फ़ोन सुनकर मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा और मेरी माँ ने उसके जवाब में फ़ौरन सर हिला दिया। माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं मिस रोज़ी को इंटरव्यू के लिए ले जाऊँगा। क्यों नहीं, मेरी माँ की तो मुराद भर आई थी। मैं उसके इशारे पर सहरज़दा सी उठकर चल दी। दूसरा कमरा भी उससे मिलता जुलता था और इंटरव्यू लेने वाला भी वही था। माफ़ कीजिएगा, क्या आपकी अम्मी भी आपके साथ बाहर जाएंगी? जी नहीं। बुरा ना मानिए, मैंने इसलिए पूछा था कि वो आपके साथ जो आई हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो तो बस मैं उनको अपने साथ ले आई थी। इंटरव्यू के दौरान सवाए उसने मुझसे फ्री होने की कोशिश की और कुछ न किया। एक भी सवाल उसने नर्सिंग के बारे में न पूछा। फिर मैं भी समझ न सकी। वारे दौलत, डॉलर, पाउंड और रियाल। आधे घंटे तक हम दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर वो मेरे साथ ही उसी कमरे में लौट आया जहाँ मेरी माँ बैठी बेचैनी से नतीजे की मुंतज़िर थी। आप बेफिक्र रहें आंटी, मुझे आप लोगों से कुछ उनसा हो गया है। आपके करीब ही मेरे एक रिश्तेदार भी रहते हैं, मैं उस तरफ से गुजरता रहता हूँ। जल्द ही हम आपको नतीजे से मुतला कर देंगे। बेटे, हमारे यहाँ भी ज़रूर आना। मेरी माँ तो उसके जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गई थी और 5वें-6ठे रोज़ ही उनका बेटा हमारे घर आ गया। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, ड्यूटी पर थी। उसने मेरी माँ से कहा कि वो उस कंपनी का मैनेजर है। इंटरव्यू का नतीजा दीगर ओहदेदारों को बता दिया गया है। फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन वो रोज़ी को ज़रूर बाहर भेजेगा। उसने चिकनी चुपड़ी बातों से मेरे घर वालों पर जादू कर दिया। और ऐसा क्यों ना होता, हविस ने उनकी आंखों पर पट्टी जो बांध दी थी। मेरी माँ बज़िद थी कि वो अपनी मसरूफियत के बावजूद रोज़ी से मिलकर जाए। मेरी छोटी बहन ने मुझे अस्पताल फ़ोन करके फ़ौरन घर आने को कहा। जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिदैन उसके आगे पीछे जा रहे थे और मेरी छोटी बहन उसके लिए तीसरी मर्तबा चाय बनाकर ला रही थी। मुझे देखते ही मेरी वालिदा खिल उठी। लो भाई, अब तुम लोग बैठो, मुझे तो घर का काम भी करना है। मेरी माँ बहाना बनाकर उठ गई। अब मैं और वो अकेले ही कमरे में मौजूद थे। मेरी माँ मुझे बर्बाद करने पर तुल गई थी। मेरा नाम रमीज़ है मिस रोज़ी, और मुझे हैरानी है कि आपने अब तक मुझसे मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। आप शायद यही सोच रही हैं ना कि मैं कोई आम सा नौजवान हूँ और आप पर डोरे डाल रहा हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ताल्लुक जिस फर्म से है वहाँ मुझे रोज़ाना दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ता है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी सादगी से मुतासिर हो गया हूँ और आपकी अम्मी भी चाहती हैं कि आप बाहर के मुल्क जाकर कमाएं। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने उसके खुलूस और बातों पर यकीन कर लिया। बड़ा जालिम सयाद था। ऐसा दाव फेंका कि मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती उस मौके पर ज़रूर डगमगा जाती। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा आदमी मुझ पर मर मिटा है। तकरीबन 1 घंटे तक हम तन्हाई में गुफ्तगू करते रहे और जब वो वापस जाने लगा तो मैं वाकई उसकी गर्विता हो चुकी थी। जाते जाते उसने अगले रोज़ बाहर मिलने का वादा ले लिया। अगले रोज़ मैं एक शानदार कार में बैठकर शहर के सबसे महंगे होटल में उसके साथ खाना खा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। किसी ऐसे होटल में जाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। उस रात उस शानदार होटल के कोने में बैठे हुए हम दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ जीने मरने का अहद किया। उसने मुझसे नौकरी छोड़ देने का कहा और मैंने अगले रोज़ नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। मुलाकात के बाद तीसरे रोज़ ही फर्म की तरफ से 40,000 रुपये का ड्राफ्ट मिला और एक ख़त मिला जिसमें लिखा था कि मुझे मुंतखब कर लिया गया है और अब मुझे 1 माह कराची में खुसूसी ट्रेनिंग देने के बाद बाहर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के अखराजात कंपनी बर्दाश्त करेगी। मेरे माँ बाप के तो पाँव ही ज़मीन पर न टिकते थे। वो तो रमीज़ को दुआ देते न थकते थे। 3 दिन के बाद मैं रमीज़ के हमरा कराची जा रही थी। हवाई जहाज़ का सफ़र, शानदार लिबास, पर्स में ढेर सारे नोट और एक खूबसूरत दौलतमंद नौजवान का साथ। मेरा दिमाग जहाज़ के साथ साथ अर्श पर परवास कर रहा था। सफ़र के दौरान रमीज़ ने बताया कि उसका तबादला भी बाहर हो रहा है, जहां हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। मैं दिल ही दिल में मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगी। रोज़ी, हम मिडल ईस्ट पहुंचते ही शादी कर लेंगे। उसने जहाज़ के लैंड करते वक्त मुझे ये खुशखबरी सुनाई।
कराची में हमारा क़याम एक बंगले में हुआ जो शायद उस फर्म ने इसी मकसद के लिए हासिल कर रखा था। 2-3 दिन तो उसने सिर्फ मेरा एतमाद ही हासिल किया। उसी असना में उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो फरिश्ता है। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझने लगी थी। चौथे रोज़ एक शदीद जज्बाती कैफियत से गुजरने के बाद हमने बेहयाई के तमाम मराहिल तय कर लिए। मुझे अपने लुटने का उस वक्त कोई एहसास न हुआ, क्योंकि रमीज़ ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा हम जल्द ही मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाएंगे, और मैं मुतमईन हो गई। शैतानियत का ये खेल फिर हमारा मामूल बन गया। मैं खुशी खुशी खुद को लुटाती रही। एक माह पलक झपकते गुजर गया। सारा दिन कराची की सैर, समंदर किनारे अयाशियाँ और अमीराना ठाट बाट से किसी रानी की तरह जिंदगी गुजारना। ट्रेनिंग कब और कहाँ शुरू होगी उसका इल्म न था। जब भी मैं शादी के लिए कहती तो वो मुझे दिलासा देता, तुम खामख्वाह घबरा रही हो, बस कह दिया ना 3 माह के बाद हम बाकायदा शादी कर लेंगे। मैं तो तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने माँ बाप की इजाज़त से लेकर जाऊँगा। और मैं मुतमईन हो जाती। वक्त गुजरता रहा। 1 माह बाद मेरा वीज़ा आ गया। हवाई अड्डे पर रुखसत करने के लिए रमीज़ भी मौजूद था। मेरी दोनों साथी लड़कियां मेरे लिए अजनबी थीं। उनको गालिबन किसी दूसरे शहर से लाया गया था। मेरा और उनका तारुफ भी हुआ हवाई जहाज़ पर। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो दोनों मुझसे क्या एक दूसरे से भी खिंची खिंची थीं, जैसे उनको किसी ने ख़ास तौर पर अपने मुतालिक कुछ ना बताने की हदायत की हो। रमीज़ ने जाते हुए मुझसे कहा कि वो भी जल्द वहाँ पहुँच जाएगा। इसी असना में उसे अपने माँ बाप से भी शादी की इजाज़त मिल जाएगी। मैं मुतमईन होकर एक शानदार मुस्तकबिल की उम्मीद लिए मिडल ईस्ट जा रही थी। हवाई अड्डे पर हमें लेने के लिए किसी अस्पताल की नहीं, एक आम सी मगर शानदार गाड़ी आई। उस गाड़ी का ड्राइवर पाकिस्तानी था, जिसकी शक्ल से खबासत टपक रही थी। उसने हमें इस तरह ललचाई हुई नज़रों से देखा जैसे वो हमें खा ही जाएगा। हम तीनों को एक खूबसूरत और जदीद तर्ज की बनी हुई एक कोठी में पहुंचा दिया गया। मैं तो उसे महल ही कहूँगी। उस महल में पहले ही से बेशुमार कमरे सजाए गए थे। कोठी के अंदर हमारा इस्तकबाल एक गैर मुल्की खातून ने मुस्कुराते हुए किया। हवाई अड्डे से लेकर वहां पहुंचने तक हमें जितने लोगों से भी पाला पड़ा, उन्होंने हमें बिल्कुल व्यापारियों जैसी नज़रों से देखा। हॉस्टल में हमें सबसे ऊपर वाली मंजिल में अलग अलग कमरे अलॉट किए। एक बूढ़ी हमारी इंचार्ज थी। वो रात मैंने डरते डरते गुजारी। यहाँ दूसरे ममालिक की भी 10-12 लड़कियां मुकीम थीं, लेकिन मैंने वहाँ किसी को भी ज़रूरत के बगैर एक दूसरे से बातचीत करते न पाया। सुबह एक वैगन में जिस पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था, मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया। मैं उसे अस्पताल तो नहीं कहूँगी, एक डॉक्टर की दुकान ही कह लें, जिसमें शायद 2-3 मरीजों के दाखिले की गुंजाइश रखी गई थी। यहाँ उस पाकिस्तानी मर्द ने जो मुझे हवाई अड्डे पर लेने आया था बताया कि मुझे 6 घंटे रोज़ाना काम करना पड़ेगा और शाम के वक्त गाड़ी वापस हॉस्टल छोड़ आया करेगी। उसकी बेबाक नज़रों से पहले तो मैं बुरी तरह खौफज़दा थी, फिर तमाम डर और खौफ दिल से निकल गया। मैंने घर फ़ोन करके घर वालों को अपनी खैरियत से आगाह कर दिया। शाम को वैगन मुझे वापस हॉस्टल ले आई। 5-6 रोज़ इसी तरह गुजर गए। एक रोज़ मैंने इंचार्ज से रमीज़ के मुतालिक पूछा तो उसने फहश लहजे में मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, आ जाएगा, इतनी बेचैनी भी क्या है। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं, लेकिन यहाँ आने से पहले रमीज़ ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि वहाँ का माहौल बड़ा आज़ाद है, घबराना नहीं बल्कि खुद भी उस रंग में रंगने की कोशिश करना। काश मैंने उसकी बात को समझ लिया होता। उस रोज़ छुट्टी थी। सुबह सुबह ही लड़कियों ने खुद को बनाना संवारना शुरू कर दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस नर्सिंग हॉस्टल में कारें आना शुरू हो गई थीं। कार दरवाजे पर रुकती और कोई एक बनी संवरी लड़की कार में बैठकर चली जाती। या अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। मैंने सोचा और फिर ख्याल आया कि ये सब कुछ कहाँ नहीं होता। हर इंसान का अपना किरदार होता है। हमारे मुल्क में भी तो मेरी साथी नर्सें यही कुछ किया करती थीं, लेकिन सबके सब नहीं, सिर्फ चंद नर्सें। अगर मैं वहाँ महफूज रही हूँ तो यहाँ भी रहूँगी। बहरहाल अपने किरदार को ठीक रखना अपने बस में होता है। फिर मुझे इस बात का भी यकीन था कि जल्द से जल्द रमीज़ आ जाएगा और हम शादी कर लेंगे। रमीज़ वाकई उस रोज़ रात की फ़्लाइट से आ गया। उसने मुझे बताया कि मेरे बगैर उसने बड़ी मुश्किल से ये हफ़्ता गुजारा है। मैंने अपने पेट में पलने वाले गुनाह की तरफ इशारा करते हुए जब उससे वालिदैन के फ़ैसले के मुतालिक पूछा तो उसने हंसकर बात टाल दी। आओ कहीं सैर करने चलते हैं। बात आई गई हो गई। हम दोनों एक शानदार कार में बैठकर रमीज़ के एक दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते वो मुझे बताता रहा कि जो लड़कियां यहाँ आज़ाद हो जाती हैं वो बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारती हैं। उसके लहजे में वही तरगीब दिलाने वाला अंदाज था जो दलालों की गुफ्तगू में होता है। आज सोचती हूँ तो अपनी सादगी पर खुद ही मर जाने को जी चाहता है। मैंने उस वक्त भी उसकी नीयत पर शक न किया।
रमीज़ का दोस्त पाकिस्तानी सरमायादार था जिसकी उम्र कम से कम मेरे वालिद के बराबर थी। उस शख्स का शुमार यहाँ के मतमूल लोगों में होता था और उसे इस मुल्क की शहरियत भी हासिल थी। मुकामी लोगों से उसकी गाड़ी बनती थी। उन सारी बातों का इल्म मुझे रास्ते में ही हो गया था। रमीज़ ने मुझे ये सब कुछ किसी और नुक्ते नज़र से बताया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा फरमाइए कि मैं दिल ही दिल में इस बात से मरूब हो रही थी कि मेरे महबूब के ताल्लुकात कितने बड़े लोगों से हैं। उस शख्स ने बड़ी फराख दिली से हमारा इस्तकबाल किया और मुझसे ज़बरदस्ती हाथ भी मिलाया। रमीज़ ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे यहाँ आकर मगरबी तौर तरीके अपनाने होंगे और ऐसी बातों का बुरा नहीं मानना होगा। हम एक शानदार कमरे में बैठे बातें करते रहे। यहाँ उन दोनों ने शराब भी पी। शराब पीने के दौरान वो शख्स अपनी गंदी नज़रों से मेरा जायज़ा लेता रहा। रमीज़ ने मुझे ख़ास तौर पर वो लिबास पहनने को दिया था जो वो ख़ुद मेरे लिए लाया था। न जाने लिबास पहनकर मैं खुद को क्यों बरहना महसूस कर रही थी। फिर रमीज़ टॉयलेट के बहाने बाहर चला गया। रमीज़ के बाहर जाते ही उस शख्स ने मुझ पर दस्तराजी शुरू कर दी। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। मैंने पहले तो यही समझा कि वो शराब के नशे में बहक गया है, इसलिए उसको खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब वो काबू ना आया तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ बरामदे में रमीज़ खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने लपक कर उसका बाजू थाम लिया। ओह रोज़ी, तुम्हें न जाने कब समझ आएगी, आखिर पेंडू ही निकली ना। इतना कहकर वो मुझे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ एक कमरे में ले आया। ये कमरा क्या था? छोटा सा सिनेमा हॉल दिखाई दे रहा था। यहाँ बैठो। मैं हैरान और शशतर वहाँ बैठ गई। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने वाला है और क्या चाहता है। कमरे में मौजूद एक बड़े से प्रोजेक्टर का बटन दबाकर वो मेरे करीब ही बैठ गया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर फिल्म चलनी शुरू हो गई। चंद लम्हों तो मेरी समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब रफ्ता रफ्ता गिरदोपेश का एहसास होने लगा तो मुझे झटका सा लगा, जैसे बदन बिजली की नंगी तार से छू गया हो। कराची के उस हॉस्टल के कमरे का वो मंजर नजर आ रहा था जहां मैंने रमीज़ के साथ तन्हाई में कई रातें गुजारी थीं। कमरे के किसी खुफिया गोशे में छुपे कैमरे ने मेरे सारे गुनाह स्लो लाइट पर मुंतकिल कर दिए थे। जूं जूं फिल्म चलती जा रही थी मेरी हालत गैर होती जा रही थी। जल्द ही महसूस होने लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। बंद करो, अल्लाह के लिए इसे बंद कर दो। चिल्लाती क्यों हो? कमीने, कुत्ते, जलील, धोखेबाज। न जाने दुनिया जहां के कौन कौन से अलकाब से मैंने उसे नवाजा, लेकिन वो बेगैरतों की तरह मुस्कुराता रहा। मैं सिसकियां लेती हुई उसके कदमों से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, मेरी कोख में तुम्हारी निशानी है, मुझ पर रहम करो, मुझसे शादी कर लो, मुझे पाकिस्तान भेज दो या मेरा गला दबा दो। अगर मेरे कहने पर अमल करती रही तो जिंदगी भर ऐश करोगी, तुम्हारी मुलाजमत बरकरार रहेगी और हर माह तुम्हारे वालिदैन को 80,000 रुपया पहुंचता रहेगा। साल में एक बार छुट्टी भी और ज़माने भर की सहूलतें भी, लेकिन सिर्फ आमादगी की सूरत में, वरना तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास है। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद पर कान नहीं धरेगा, उल्टा तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो हशर तुम्हारा होगा वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप बेगुनाह ही मारे जाएंगे। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फिल्म इंटरनेट पर चला दी गई तो तुम्हें दुनिया देखेगी। तुम्हारे माँ बाप ने पैसा कमाने के लिए ही तो तुम्हें परदेस भेजा है ना, तो बस कमाओ पैसा, क्यों उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हो? मैं उसके खौफनाक लहजे से सहम गई। मैं बज़ाहिर आज़ाद लेकिन अंदर से मुकम्मल कैदी बन चुकी थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, सीधी तरह से हमारे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो। मुझे तो तन बदन का होश नहीं था। मैं सहरज़दा सी उसके पीछे पीछे खिंची चली जा रही थी और वो बोल रहा था, रहा बच्चे का मसला तो तुम खुद नर्स हो, उसका इलाज बखूबी जानती हो, अगर चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर तरह की मदद कर सकता हूँ। उसने मुझे उसी कमरे में जिसमें से मैं भागी थी धकेल दिया। कमरे में वो शैतान पहले से ही मेरा मुंतज़िर था, क्योंकि उसे मालूम था कि रमीज़ मुझे वापस उसके पास ले आएगा। सारी रात वो मेरी बोटियाँ नोचता रहा। मैं रोती रही, सिसकती रही और लुटती रही। फिर वो मरहला भी आ गया जब आंसुओं के सोते खुश्क हो जाते हैं, कोई रोना भी चाहे तो रो नहीं पाता। अगली सुबह रमीज़ मुझे खुद ही हॉस्टल छोड़ आया। यहाँ मुंतज़िम मुंतज़िर थी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। आराम कर लो, थक गई हो गई, अब तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी है, सैर करने को दिल चाहे तो मुझे बता देना। 3-4 रोज़ के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन गुनाह भी कर लिया और अपने गुनाह की निशानी का अपने ही हाथों गला घोंट दिया। उस खतरनाक ग्रोह के शिकंजे में फंसकर बगावत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
2-3 माह में ही मुझे ऐसी ऐसी बातों का इल्म हुआ कि खौफ के मारे जान निकल जाती थी। उन्हें जिस लड़की पर भी शक गुजरता था, उसकी किसी न किसी बहाने दुनिया से छुट्टी हो जाती थी और किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाती। बड़े बड़े अफसरान अयाशी के लिए उनके मोहताज थे। जिंदगी बड़ी जालिम है। आप कितना ही फरार हासिल करना चाहें, वो आपको हालात से समझौता करने पर मजबूर करके रहती है। मेरी हैसियत ही क्या थी? एक नातवा, बेकस, लाचार लड़की। मैं उनका क्या बिगाड़ सकती थी? मैं तो बुज़दिल थी, मरने से भी डरती थी। मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह हथियार फेंक दिए। मेरे साथ आने वाली दूसरी लड़कियों की कहानियां भी बिल्कुल मेरी ही जैसी थीं, सिर्फ किरदार बदल गए थे। मेरी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था रमीज़ से इंतकाम लेना, क्योंकि वो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार था। मुझे उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। एक शख्स जिसकी उम्र कम से कम 60 साल थी, वो अपने मुल्क में एक आला ओहदे पर फाइज था। कौन जाने मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आ गई जो वो मुझे अपने साथ ही ले गया। मैं उसके बंगले में रहने लगी। मैंने उसका मुकम्मल एतमाद आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लिया। उसका अपना एक हिफाजती दस्ता था जो हर वक्त उसके महलनुमा बंगले में मौजूद रहता था। वो मुझे भी अहमियत देते थे। एक रोज़ बाजार में मेरी मुलाकात रमीज़ से हो गई। उसने मुझसे दामन बचाकर निकलना चाहा, लेकिन मैंने आवाज़ देकर उसे पास बुला लिया। मेरी गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल बाजारी हो चुका था। मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं, बल्कि तजदीद मोहब्बत करना चाहती हूँ। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों के सामने उस शैतान की सारी मक्कारी धरी की धरी रह गई। 2-3 मरतबा मैंने उससे बाहर मुलाकात की और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने वो दिन मुंतखब किया जब मालिक दौरे पर किसी दूसरे शहर जा रहा था। मैंने रमीज़ को घर आने पर राज़ी कर लिया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन मेरी ज़िद के सामने उसे हथियार डालने पड़े। उधर मैंने हिफाजती दस्ते से कह दिया कि यह शख्स बुरी नीयत से आ रहा है। जैसे ही रमीज़ ने महल में दाखिल होना चाहा, उसे गिरफ्तार करके मेरे हजूर पेश किया गया। पहले तो मैंने उसे कोड़े से जी भर पीटा और अपनी मुकम्मल भड़ास निकालने के बाद उसे कुत्ते की मौत मार डाला और उसकी लाश समंदर की लहरों के हवाले कर दी। जिंदगी सिसक सिसक कर रेंगती रही और रेंग रही है इस परदेस में, दयारे गैर में, जहां मैं एक कामयाब नर्स बनने का सपना लेकर आई थी। मैं साल में एक बार अपने मुल्क आती हूँ। मेरे माँ बाप आज शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। जिंदगी की वो कौन सी आसाइश है जो उन्हें मुयस्सर नहीं? क्या हुआ जो उनकी बेटी की कमाई है? आखिर उनका मुझ पर भी तो हक है ना। उन्होंने मुझे पाला पोसा, जवान किया, तालीम दिलवाई और बड़े ही शौक से, नाजों से मुझे परदेस भिजवाया। आप इसे मेरा घटियापन कह लें या मेरा जज्बाती गधापन, लेकिन मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मेरी बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ मेरे माँ बाप का है। पैसे की, परदेस की मालो दौलत की, परदेस की कमाई की हवस और लालच ने उन्हें अंधा कर रखा था, वरना मेरा ये हशर ना होता। मेरे माँ बाप बड़े खुश हैं। परदेस में लुटी हुई नर्स बेटी की हराम कमाई से अपने देश में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं।